अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम लोग DSM-5 के अकॉर्डिंग एनजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे कि एनजाइटी डिसऑर्डर है क्या। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनजाइटी क्या है। तो अब एनजाइटी जो है ये हमारा एक नॉर्मल इमोशन होता है। ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा वे होता है जो कि हमारे स्ट्रेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, ठीक है। और ये हमारे लिए सम सिचुएशंस में बेनिफिशियल भी होता है। अब ये किस तरह से सम सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है, इसकी एक एग्जांपल ले ले। जैसे एक स्टूडेंट है, अब उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो एग्ज़ाम्स को लेकर एनजाइटी फ़ील कर रही है कि इसके एग्ज़ाम्स किस तरह के होंगे, क्या होगा। तो अब ये एनजाइटी इसके लिए बेनिफिशियल इस तरह से होगी कि वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी करेगी ताकि वो अच्छा रिज़ल्ट ले, अच्छे मार्क्स ले सके। तो ये इस सिचुएशन में तो इसके लिए ये एनजाइटी बेनिफिशियल थी। अब इसके अलावा जो एनजाइटी है ये हम लोग को आगे आने वाले जो हमारे डेंजर्स होते हैं उनसे हमें अलर्ट करती है, और ये हमारी हेल्प करती है कि हम उस डेंजर को जो है फ़ाइट करने के लिए, उस डेंजर को फेस करने के लिए जो है रेडी रहे। तो इसके अलावा ये हमारी अटेंशन को भी उस डेंजर की तरफ डाइवर्ट कर देती है। अब जो ओकेजनल एनजाइटी है ये तो हमारे लिए ठीक होती है, क्योंकि हर पर्सन लाइफ में कहीं ना कहीं इस एनजाइटी को फील कर रहा होता है। कोई अपने वर्क को लेकर, कोई प्रेजेंटेशन को, कोई एग्ज़ाम्स को लेकर, कोई अपने घर को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर पर्सन कहीं ना कहीं एनजाइटी ज़रूर फील कर रहा होता है। लेकिन यही एनजाइटी अगर स्वेयर हो जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये एनजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो अब एनजाइटी डिसऑर्डर क्या है? अब एनजाइटी डिसऑर्डर जो है ये हमारी नॉर्मल एनजाइटी, हमारे नॉर्मल इमोशन से हट के है। ये हमारी नॉर्मल फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस और हमारी एंशियसनेस से जो है ना डिफरेंट होती है। कि इस तरह से, क्योंकि एनजाइटी डिसऑर्डर में जो एक पर्सन वो एक एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम एनजाइटी, एक्सट्रीम वरी में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी हर नॉर्मल एनजाइटी, हर चीज़ में किसी नॉर्मल एनजाइटी को लेने के बजाय एक स्वेयर कंडीशन में ले जाता है उसको। कि जैसे अब एक पर्सन किसी भी डेंजर को लेकर एक एक्सट्रीम फियर में, एक एक्सट्रीम वरी, एक एक्सट्रीम एनजाइटी में चला जाएगा कि वो उस डेंजर को फेस नहीं कर पाएगा, और काफ़ी दिनों तक जो है वो इस डेंजर को कोप नहीं कर पाएगा। इसके बारे में वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देगा। तो एक एनजाइटी से हट के एक स्वेयर एनजाइटी की तरफ चला जाएगा। अब ये जो एनजाइटी डिसऑर्डर होता है ये मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो कि नियरली 30% ऑफ एडल्ट को उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे इफेक्ट ज़रूर करता है। क्योंकि नॉर्मल एनजाइटी से हट कर पर्सन इसमें एक स्वेयर एनजाइटी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो एनजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जहाँ एनजाइटी डिसऑर्डर कॉज होती है। एनजाइटी डिसऑर्डर की कुछ मेजर टाइप्स भी है, जिसमें सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, जिसे अब DSM-5 के अकॉर्डिंग सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया। इन मेजर टाइप्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगी। अब जिन लोगों को एनजाइटी डिसऑर्डर होता है उनमें जो सिम्टम्स देखने में आते हैं उसमें स्वेटिंग, कोल्ड, नमनेस, मतलब पसीना आता है, ठंड लगती है, बंदा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब एक प्रॉब्लम को लेकर थिंकिंग तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, और फिर वो इस एबल ही नहीं होता कि वो अपनी इस ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सके, उससे कोप कर सके। इसके अलावा एक्सेसिव फियर और वरी, किसी भी चीज़ को लेकर उसके अंदर हद से ज़्यादा एक्सेसिव एक फियर और एक वरी होती है उसके अंदर। हेडेक स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वो अपनी किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट और प्लेस जिससे वो बहुत ज़्यादा फियर फील करता है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़, उससे मुसलसल अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ट्रबल कंसंट्रेटिंग, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करता, उसमें प्रॉब्लम उसको आने लगती है। जैसे अगर वो बच्चा है तो वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अगर वो अडल्ट है तो वो अपने वर्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम्स, के सोने में प्रॉब्लम उसको होती है, जैसे कि इंसोमिया। इंसोमिया एक स्लीप प्रॉब्लम है, वो उनमें इंसोमिया देखने में आता है। टेंस मसल्स, मसल्स में उनके खिंचाव एक पैदा होता है, उनको मसल्स में रिलैक्सेशन नहीं फील होती। पैनिक और अनईजीनेस, कि वो अनईजी फील कर रहा होता है हर चीज़ को लेकर, और छोटी छोटी चीज़ पर, मतलब किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी प्लेस को लेकर पैनिक हो जाता है।
इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस हो जाती है। फीलिंग ऑफ डोम एंड डेंजर कि उनको जो है एक ख़तरे की अलामत ज़ाहिर हो रही होती है, जैसे कोई ख़तरा आने वाला है, कोई डेंजर होने वाली, कोई चीज़ डेंजर होने वाली है। हैविंग ए इंक्रीज्ड हार्ट रेट कि उनका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से उनका ज़्यादा हो जाता है। नॉट बीन एबल टू स्टे काम एंड स्टिल कि वो इतने एबल नहीं होते कि वो काम रह सके, स्टिल रह सके। डिजीनेस होने लगती है उन्हें, नोज़िया फील होता है, ड्राई माउथ। अब ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है एक पेशेंट तो नहीं शो करता है, इसमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स लाजमी होते हैं जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर पर्सन या पेशेंट जो है शो करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर की कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कॉजेज़ जो है ये अभी करंटली अननोन है, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के साथ ये इन्वॉल्व है, जिसमें जेनेटिक आ जाता है। अब जेनेटिक में क्या है कि ये इनहेरिटेड होते हैं आपके फोर फादर्स से, आपकी अपनी फैमिली से। कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपके मॉम को, डैड को या आपके फोर फादर को, जिसमें आपके दादा नाना नानी ये हो गए, तो इनसे जो है ये इनहेरिटेड होता है कि अगर आपके फोर फादर्स में था तो वो आपके अपने फादर मदर में आ सकता है, तो आपके फादर मदर से आप में आ सकता है। तो ये जेनेटिकली भी इनहेरिटेड होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इसमें ये कि आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर आपने बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट देखे हो, या जिस ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में आप रह रहे हो, तो जिसकी वजह से एंजाइटी कॉज हो सकती है। इसके अलावा कुछ लाइव इवेंट्स भी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड एब्यूज़, निग्लेक्शन, या किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या बीइंग अटैक्ड और सीइंग वायलेंस। तो ये सब जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ब्रेन केमिस्ट्री। अब इसमें जो है कुछ स्टडीज़ जो है, कुछ रिसर्चेस ये सजेस्ट करती है कि अब हमारे ब्रेन में जो है एक सर्किट होता है जो कि हमारे इमोशंस, हमारे फियर को कंट्रोल करता है। अब उस सर्किट में फ़ॉल्ट आ जाता है, अब उस फॉल्टी सर्किट की वजह से ये एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज होता है। फिर इसके बाद आ जाता है ड्रग विड्रॉल और मिसयूज़। अब इसमें ये कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंजाइटी के सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए कुछ सर्टेन ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसके वो सर्टेन ड्रग्स के मिसयूज़ की वजह से वो सिम्टम्स जो है डिक्रीज़ होने के बजाय, हाइड होने के बजाय, उनमें एक एंजाइटी डिसऑर्डर अकर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल के और सब्सटेंस यूजेस की वजह से भी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर अल्कोहल और सब्सटेंस यूजेस के साथ भी लिंक्ड होता है। लास्ट पे आ जाता है मेडिकल कंडीशंस। अब इसमें ये कि कुछ इस तरह के टाइफाइड, हार्ट या लंग कंडीशंस होती है, वो इस तरह के सिम्टम्स को कॉज करती है जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स से सिमिलर होते हैं, इसलिए जिसकी वजह से एंजाइटी जो सिम्टम्स होते हैं वो और वर्स हो जाते हैं, फिर जिसकी वजह से जो है एंजाइटी डिसऑर्डर अकर होना शुरू हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का अब यही तरीका है कि वो लोग जो कि एक स्वेयर एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को उनको जाकर दिखाए। इसके अलावा वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को भी जाकर दिखा सकते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है ये एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइज की होती है डायग्नोसिंग में और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीटिंग करने में, ठीक है, ट्रीट करने में। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या हम अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं, तो इनका काम होता है कि ये एंजाइटी को डायग्नोस करते हैं और इसके अलावा फिर उन एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी पेशेंट्स को जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब काउंसलिंग में वो साइकोथेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो एंजाइटी पेशेंट्स को, एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स को जो है एक साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन देते हैं। अब इसमें ये होता है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो पेशेंट होता है उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है। इसलिए डिस्कस किया जाता है ताकि जो है डायग्नोस को पिन पॉइंट करने में हेल्प मिल सके। अब एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये दूसरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी अकर होता है, जैसे कि ड्रग मिसयूज़ की वजह से और डिप्रेशन डिसऑर्डर की वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर डायग्नोस करना जो है ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है।
फिर जो सेकंड वन है उसमें है कंपेयर योर सिम्टम्स टू द क्राइटेरिया इन द DSM-5, कि इसके बाद जो है जो आपके DSM-5 में क्राइटेरिया दिया गया है उसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद जो है डिसऑर्डर डायग्नोस होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जो है इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के, किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। लेकिन यूजुअली जो लोग होते हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन्स लेते हैं या कि काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अब मेडिसिन्स जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ड्रग या मेडिसिन्स यूज़ होती है एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी एंजाइटी हो गई, बेंजोडायापाइन हो गई, या एंटी साइकोटिक्स, बीटा ब्लॉक, और बहुत सी मेडिसिन्स होती है जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन ये सारी की सारी मेडिसिन्स जो एक फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बगैर जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के एंजाइटी डिसऑर्डर जो है डिफरेंट होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर किसी का माइल्ड होता है, किसी का मीडियोकर होता है, किसी का बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है। तो वो ये जो मेडिकेशंस होती है ये सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट या एक फिजिशियन के उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा जो साइकोथेरेपीज़ यूज़ होती है इसमें जो साइकोथेरेपीज़ है वो ये एक काउंसलिंग की टाइप होती है, जो कि एक पेशेंट को या एंजाइटी डिसऑर्डर पर्सन को जो है उसकी हेल्प करती है, उससे जो उसके इमोशंस होते हैं उसको जानने में, और वो इमोशंस जो कि उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा इस थेरेपी को जो है टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसके अलावा CBT यूज़ की जाती है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइकोथेरेपी की कॉमन टाइप है जो आपको हेल्प आउट करती है, जो आपको टीच करती है कि आप किस तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स वगैरह को और पैनिक कॉजेज़ को और अपने बिहेवियर को किस तरह से टर्न कर सकते हैं अपने पॉजिटिव वंस, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स वगैरह अपने बिहेवियर को पॉजिटिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा CBT आपको ये भी सिखाती है कि किस तरह से आप अपने फियरफुल और वरीसम सिचुएशंस को मैनेज करते हैं। अब CBT में एक और थेरेपी इंक्लूड होती है जिससे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। अब इस थेरेपी में क्या होता है कि आप लोग जो है ग्रेजुअली इनकाउंटर करते हो ऐसी ऑब्जेक्ट्स और ऐसी सिचुएशन के साथ जो कि आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। फिर उसके बाद जो है आप लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो अपने अंदर। उस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की वजह से आप जो है अपने एंजाइटी सिम्टम्स और उस सिचुएशन को मैनेज करना सीख जाते हो। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।